अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। उसके एक इम्तहान का वक्त आया चाहता है कि पहले जिस तरह डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स जो हैं पाकिस्तान की सराही गई हैं और एक जो सीज़ फायर है वो किसी हद तक मुमकिन हो सका पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स के नतीजे में। और यकीनन पाकिस्तान भी इस सारे जो फ़साद है, सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका डायरेक्टली अफेक्टिव भी है और पाकिस्तान इस वजह से भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। दूसरा, लास्ट टाइम अमेरिका जो है और बाकी सारी दुनिया जो है उसको एक तरह से पाकिस्तान की ज़रूरत भी थी कि तेल की कीमतें बढ़ रही थी। पूरी दुनिया जो थी वो अमेरिका के खिलाफ थी सारे हमले के, और कोई भी इसके अंदर शामिल नहीं हो रहा था और पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और ये जो सुलह है और ये जो वक्ती सुलह किसी हद तक मुमकिन हो सकी। अब जो सिचुएशन है, एक तो ये कि क्या ये पहले ही वाली सिचुएशन है, ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान जो है वो क्या किरदार अदा कर सकता है इस सारे मसले को ख़त्म करने में या इसको कूल डाउन करने के अंदर। सबसे पहले का जो लास्ट टाइम सिचुएशन थी उसके अंदर ये सिनेरियो था कि पूरी दुनिया यूनाइटेड स्टेट्स के ख़िलाफ़ थी कि ईरान के ऊपर नाहक हमला किया गया है, उसके नतीजे में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हो गई है और उसके बाद जो है पूरी दुनिया के अंदर तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं और समेत अमेरिका के तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई और यूरोप के अंदर भी बढ़ गई। और यूरोप जो है वो अमेरिका का किसी सूरत भी इस सारी जंग के अंदर साथ देने को तैयार नहीं था, सिवाय इसराइल के, जो कि ये जंग चाहता है। उसके बाद अमेरिका के लिए एक मॉरल ग्राउंड के ऊपर भी बहुत बड़ा मसला था कि वो इस जंग को किस हद तक जारी रख सकता है। नेटो के ममालिक जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल होने को तैयार नहीं थे। अभी क्या सिचुएशन है कि अमाम हमनाई की तदफीन के बाद, तदफीन के टाइम के ऊपर भी एक बहुत बड़ा थ्रेट था। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो भी एक सिचुएशन को एस्केलेट करते रहते हैं मुख्तलिफ औकात के ऊपर। के तदफीन के टाइम के उन्होंने कहा कि मैं पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर सकता हूं, तो वो भी एक अपनी कामयाबी या अपना एक ज़ोर और ताकत जो है उसका मुजाहरा करते रहते हैं। ईरान भी उसके जवाब के अंदर वो भी समझता है कि मुझे भी शायद अपनी ताकत का मुजाहरा करना है, क्योंकि सबको अपनी अपनी कम्युनिटी, अपनी अपनी आवाम को जवाब देना होता है। अब एक थ्रेट तो ख़त्म हो गई, अमाम हमनाई की तदफीन हो गई, तो लीडरशिप जो एक जगह पर जमा होती है और अगर उसके ऊपर कोई हमला हो सकता था तो वो थ्रेट जो है वो साइडलाइन हो गई। लेकिन मीनवाइल एक चीज़ हुई, वो ये कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसमें से बाज़ टैंकर्स ने गुजरने की कोशिश की, जिसके अंदर कतर के टैंकर्स भी मौजूद थे, जिसने मीडिएशन के अंदर भी अपना एक किरदार अदा किया है और उन्होंने ओमान वाली साइड से गुजरने की कोशिश की, जो कि ईरान के मुकाबले के एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। और ईरानी फोर्सेस ने उन टैंकर्स के ऊपर हमला किया, उनको नुकसान पहुंचाया, कतर के टैंकर को भी नुकसान पहुंचाया। अब उसके बाद एक बड़ी सिचुएशन डिफरेंट हो गई। अमेरिका जो है बड़ा एक फ्यूरियस होके ट्रंप जो है वो, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो सामने आए। उन्होंने कहा ये तो हम इसका जवाब देंगे और ईरान को सबक सिखाएंगे। और उसके बाद 170 जो है हमले ईरान के ऊपर मुख्तलिफ मुकामात पर किए गए। गो के उसके बाद अभी वक्ती तौर पर वो हमले रुके हुए हैं और ये भी बातें आ रही हैं कि जो पीस टॉक्स हैं, टेक्निकल जो नेगोशिएशंस हैं वो नहीं रोकी गई, वो चलेंगी। लेकिन एक खतरा पैदा हो गया है कि अगर दोनों ही साइड्स जो हैं वो एक अपने टफ और स्टबन स्टांस के ऊपर खड़ी रहती हैं तो ये सूरत हाल जो है वो किसी वक्त भी बिगड़ सकती है। अब यहाँ पर एक जो चीज़ चेंज हुई है वो ये कि लास्ट टाइम तमाम तर दुनिया की ताकतें जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ थी, लेकिन इस दफ़ा जब ईरान ने इन टैंकर्स के ऊपर हमला किया तो ईरान के हवाले से कुछ यूरोपियन मुल्क और नेटो के जो कॉप्स कमांडर हैं उनका भी बयान आया कि भाई अमेरिका ने ये जो हमले हैं इस वक्त ईरान के ऊपर वो ठीक किए हैं। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस और यूके जो हैं उन्होंने भी एक इंदिया दिया है कि वो भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुला रखने के अंदर जो है वो अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं। यानी कि अब बाकी ममालिक के अंदर शामिल होने का भी एक चांस पैदा हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका को मज़ीद ये जस्टिफिकेशन मिल सकती है कि वो ये हमले जारी रखे या सिचुएशन को मज़ीद बिगाड़े। और एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि इज़राइल ये डेफिनेटली चाहता है कि ये सिचुएशन बिगड़े। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर
ایک تو یہ ہے کہ ایک ملک یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، میں اس کی ذرا برابر بھی خلاف ورزی کا قبول نہیں کروں گا، اور جیسے ہی کوئی بندہ آبنائے حرمت سے میرے بتائی ہوئی جگہ کے علاوہ گزرنے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی ٹینکر، تو میں اس کے اوپر حملہ کروں گا۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ ایک جو دوسری پارٹی، جو دوسرا فریق ہے ایران، وہ اس بات کو سمجھے کہ سچویشن جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہے، اسے اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے کہ اس کی عزت بھی بچے، اس کا ایک برم بھی بچے، اور وہ اس کی کمیونٹی جو ہے وہ بھی یقیناً سیٹسفائیڈ ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو انٹرنیشنل پاورز ہیں، خاص طور پر اسرائیل، اس کو یہ لابنگ یا یہ کنونس کرنے میں مشکل ہو امریکہ کو کہ اب ہمیں ایران پر دوبارہ حملے کرنے ہیں، یہ جنگ دوبارہ چھیڑنی ہے، کیونکہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ اس وقت اس جنگ کے اندر اسرائیلی ہے۔ تو ایران کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہاں پر آتا ہے پاکستان کا کردار، کہ پاکستان اس وقت کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پچھلی دفعہ تو امریکہ کو ضرورت تھی تو وہ پاکستان کو خود اس کے اندر شامل کر رہا تھا۔ اس وقت پاکستان کے لیے ایک مشکل یہ کھڑی ہو گئی ہے کہ پاکستان کو خود اس ساری سچویشن کا حصہ بننا پڑے گا، اور یہ قائل کرنا پڑے گا ایران کو کہ شاید کسی جگہ کے اوپر تھوڑی سی ہلکا پھلکا حکمت کا مظاہرہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا، تاکہ یہ جنگ دوبارہ شروع کرنے کا کسی کو بہانہ نہ مل سکے، اور اسی صورت یہ جنگ جو ہے وہ روکی جا سکتی ہے۔ کیونکہ اگر تمام ملک اس کے اندر مل جاتے ہیں تو شاید ایران اسٹیٹ آف ہرمز کو بھی بند کرنے کی اس طریقے سے پوزیشن میں نہ ہو جس طرح وہ اسٹیٹ آف ہرمز کو بند کرنے کی پوزیشن میں پہلے تھا۔ تو اگر وہ اس طریقے سے بند نہ کر سکے اور وہ اس کو زبردستی کھلوا لیں تو یہ ایگریمنٹ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا، اور جو ایران کو آئل ایکسپورٹ کرنے کی اجازت ملی تھی، جس کی وجہ سے ایران کے اندر ایک بہت ترقی ہو سکتی ہے، اور جس ترقی سے بھی بہت سارے ملک خائف ہیں کہ وہ اگر ایران آئل ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ تو بہت ترقی کرے گا، اس کے پاس تو بڑا پیسہ آئے گا، اور آلریڈی ایران کے اندر ایجوکیشن باقی بہت سارے جو گلف کے کنٹریز ہیں ان کی نسبت زیادہ ہے، اور اس کے پاس سائنٹسٹ بھی ہیں، کچھ اور بھی ایسی ٹیکنالوجیکل گراؤنڈز پر اس نے ترقی آلریڈی کی ہوئی ہے کہ جس کو وہ بہت تیزی سے اس کے بعد گرو کر سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان کا ایک کردار، اب اصل امتحان شروع ہوا ہے کہ پاکستان کیا واقعی یہ جنگ رکوا سکتا ہے، کیا واقعی اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹ کے ذریعے اپنے برادر ملک کو کنونس کر سکتا ہے کہ ہم مل کر کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنائیں کہ جو دوسرا گروپ ہے اس کو حملے کرنے کا جواز نہ ملے، اور ایران جو ہے وہ ریلیف حاصل کر سکے اس ساری سچویشن کے اندر، اور تاکہ یہ خطے کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی قائم رہے۔ تو لیٹس سی کہ اس دفعہ پاکستان اس امتحان میں کس طرح پورا اترتا ہے۔ شکریہ۔